हमारा जो आंसर आया 133.33 सेंटीमीटर एक्सटेंशन का है। आगे हमसे कह रहे हैं कि द फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 800 न्यूटन टू 860 न्यूटन। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने 800 न्यूटन से इंक्रीज कर दिया फोर्स, इसका मतलब आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड कर दिया। स्टेट सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द एक्सटेंशन। इधर आप क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन को आप लिखेंगे इट विल बी इंक्रीज्ड, एक्सटेंशन को आप लिखेंगे इट विल बी इंक्रीज्ड नॉन यूनिफॉर्मली, it will be increased non-uniformly as Hooke's law is not valid. As Hooke's law is not valid. तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन हो जानी चाहिए आपकी बात। ठीक है, अच्छा भाई आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट है, इसमें कहते हैं आपका ऑपरेटर शोन फिगर 1.1 इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे स्केल है, इसके साथ मास है। कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ द मास कॉजेज अ फोर्स ऑन द स्प्रिंग। इसका आंसर क्या होगा, आंसर लिख लें, द मास कॉजेज अ फोर्स ऑन द स्प्रिंग, mass causes a force on the spring due to the gravitational pull applies on it. Due to the gravitational pull applies on it. ठीक है, अच्छा मुनीसा, इसके बारे में जो आप कह रही ना कि इसमें क्या था, टोटल एक्सटेंशन बिकम मोर देन 143 mm, ये इसी लास्ट वाले का आप कह रही हैं। ये देखो बेटा, उन्होंने एक्सप्लेनेशन के दो तीन तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से नहीं पूछा गया। उन्होंने एग्जामिनर बंदा लिखता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंशन, तो उन्होंने कहा सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द एक्सटेंशन, तो इसको आप सब्जेक्टिवली भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ना कि स्टेट द वैल्यू, तो फिर आपने तो वैल्यू लिखनी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि व्हाट विल हैपन, तो आप फिनोमेना एक्सप्लेन कर दें, दैट वुड बी बेटर। अच्छा आगे आप कह रहे हैं द फोर्स इन द स्प्रिंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें सिंपली वेक्टर की हम डेफिनेशन देंगे कि वेक्टर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, के बाद क्वेश्चन है फिगर 1.2 shows a graph of length of the spring plotted against the force on the spring for forces between 0 and 10 newtons। अच्छा भाई, यहाँ से 0 से 10 न्यूटन तक आपके पास जो है वो फोर्सेस अप्लाई की गई है स्प्रिंग के ऊपर, और उसके अगेंस्ट क्या हुआ है, एक्सटेंशन प्लॉट किए हुए हैं। सबसे पहले आपको कह रहे हैं स्टेट अ फॉर्मूला दैट रिलेट्स द अनस्ट्रेच लेंथ एल नॉट टू द स्प्रिंग, द स्ट्रेच लेंथ एल ऑफ द स्प्रिंग एंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। सिंपल है, ये भी हमने एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा है। हम क्या कह देंगे कि भाई एल नॉट आपका अनस्ट्रेच लेंथ है, एल आपकी स्ट्रेच लेंथ है, तो आप लिख दें एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप हो गया इन तीनों के बिटवीन, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू ई। उसके बाद कहते हैं मास प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन ऑन द स्प्रिंग, डिटरमाइन द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कॉज्ड बाय दिस मास। 9 न्यूटन का मास है और एक्सटेंशन आपको फाइंड करनी है। तो अगर आप 9 न्यूटन से लेके चलते हैं, ये इज योर 9 न्यूटन, ये जो यहाँ होगी बीच में, आप इसको it will be
somewhere here 78 समथिंग। मेरे पे एक्चुअल तो अभी प्रिंटेड नहीं है। आप लोग के पास अगर पेपर प्रिंटेड है तो आप जरा इस पे स्केल रख के देखें कि वैल्यू कहाँ बैठ रही है। ये आई बिलीव 77 78 सेंटीमीटर शायद बन रही है। यानी हमने शायद क्लास में भी ये किया है ना टॉपिक, ये वाला पेपर। कोई स्टूडेंट जरा अपना क्लास पेपर्स निकाल के स्केल पर रख के इस काम से कंफर्म करें। तो ये ग्रुप पे आप जरा इस काम से कंफर्म कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको फिर आगे लेके चलता हूँ टॉपिक को। The limit of proportionality of the spring is reached when the force is 10 newtons. अच्छा भाई, आपको कह रहे हैं 10 न्यूटन पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच कर जाएगी, जो कि कुछ यहाँ होगी। The spring is easier to stretch after the limit of proportionality. So on figure 1.2, continue the line to suggest how the length changes when the force is greater than 10 newtons. ठीक है, ये वही बात आ गई जब ये हम हुक्स लॉ में पढ़ रहे थे। तो हुक्स लॉ में हमने दो ग्राफ देखे थे। हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, फिर हमने कहा था कि आगे जाके कर्व हो जाएगा। लेकिन कर्व के लिए मैंने क्या कहा था कि एक्स एक्सिस पे अगर फोर्स है तो क्या होगा, आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो जाएगा। पहले तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मार्क कर दो ताकि डॉटेड लाइन से पता चल जाए। ये हो जाएगा अपर डायरेक्शन में। ठीक है, बस इतना सा कर्व बना लो, बहुत है आपके लिए। तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे फोर्स है, तो जो कर्व होगा एक्सटेंशन का वो अपवर्ड होगा। जो कर्व होगा इसका हुक्स लॉ का, वो अपवर्ड होगा। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ एफ की जगह ई होता, एक्सटेंशन होता, तो यही कर्व यूं बनता। ठीक है, इसकी तो रीजन है जो मैंने क्लास में बताया था कि क्योंकि जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, रीच हो गई, तो आप जब थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे ना तो एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेडियंट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यानी थोड़ी सी शॉर्ट फोर्स लगाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ एक्सटेंशन आ जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटेंशन, उसी डायरेक्शन में कर्व हो जाएगा। तो यहाँ एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे, तो कर्व भी वाई एक्सिस पे चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, स्टूडेंट सस्पेंड द स्प्रिंग फ्रॉम अ क्लैम्प स्टैंड। एक स्टैंड पे स्प्रिंग लगा दिया। ही मेजर द अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विद नो लोड अटैच। यानी कि अभी इसकी जो लेंथ होगी वो अनस्ट्रेच होगी क्योंकि लोड नहीं डाला हुआ। ही देन अटैचेस डिफरेंट लोड्स टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड मेजर्स द न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है भाई, अब क्या कर रहा है, लोड डालता जा रहा है और लेंथ को मेजर करता हुआ जा रहा है। फिगर 1.1 shows how the total length of the spring depends upon on the load attached. फिगर 10.1 दिखा रही है कि भाई क्या हो रहा है, लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, लोड पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक नज़र हम ग्राफ को देख भी लेते हैं। जब हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है पॉइंट पी जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ कर्व लेके जा रहा है। सही है, ये हमारा पिछले पार्ट का आंसर भी वेरीफाई हो गया इस तरह से। अच्छा, बाकी जो है वो टोटल 6 न्यूटन, आप देख लो 5 न्यूटन पे जाकर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो रही है। और उस पे जो है इसकी जो लेंथ है एक्सटेंशन की, वो भी कुछ तकरीबन 17.5 सेंटीमीटर के करीब है। तो देखते हैं कह क्या रहा है। एट पॉइंट पी on figure 1.1 the line stops being straight line and began to curve. State the name of the point P. सिंपल नाम है इसका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट पी का नाम है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यूजिंग फिगर 1.1 डिटरमाइन द अनस्ट्रेच लेंथ द स्प्रिंग। अनस्ट्रेच लेंथ कितनी होगी भाई, अनस्ट्रेच लेंथ जो है वो आपकी ये होगी
ये क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर 0 न्यूटन की फोर्स है, तो 0 न्यूटन की फोर्स पे कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, तो वो लेंथ होगी आपकी L0 अनस्ट्रेच। ये जल्दी से मेजर करें तो मुझे बताएं इसकी वैल्यू। ये लेंथ, ये जिस पे लाल कलर से मैंने हाईलाइटर लगा दिया, सबके पास पासवर्ड प्रिंटेड होंगे, जल्दी से मेजर करें, इसका आंसर बताएं। ग्रुप पे लिख दें, कोई मसला नहीं। जी बेटा, 8.5 सेंटीमीटर आना चाहिए आपका आंसर। तो यही आंसर आ रहा है, जरा चेक करके बताएं। ओके, बिल्कुल सही, 8.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अच्छा, आगे चलते हैं हम फिर। आगे हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फॉर अ लोड ऑफ 4 न्यूटन। अब 4 न्यूटन के लिए आपको एक्सटेंशन चाहिए होगी। तो 4 न्यूटन के लिए आपने सिंपल मेथड एक ही है, कोई नई चीज़ नहीं करनी। आपको जो है वो यहाँ से 4 न्यूटन से स्प्रिंग तक एक लाइन ले जानी है, ठीक है, लाइक दिस। ये आपका 4 न्यूटन है। शायद स्क्रीन में डिले आ रहा हो। ये 4 न्यूटन की लाइन है, यहाँ से आपने स्केल से ग्राफ तक ले जाना, फिर जो है वो इससे जरा ये मुझे मेजर करके बताइए कि क्या वैल्यू दे रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मेजर करके बताइएगा। 4 न्यूटन से ग्राफ तक आप टच करें, फिर वहाँ से लेफ्ट साइड पे ले जाएं। ये वैल्यू कितनी बन रही है आपकी? 15.7। 15.7 तो टोटल लेंथ बन रही होगी ना। अब आपसे मांगा क्या? आपसे एक्सटेंशन मांगा है। एक्सटेंशन मांगा है तो ये 15.7 है ये वैल्यू। ई कैसे निकलेगा? अनस्ट्रेच लेंथ को इसमें से माइनस करके 15.7 माइनस 8.5 which is equals to 7.2 centimeters. ठीक है, तो दिस वुड बी योर आंसर। 7.1, 7.2, 7.3 तक भी सही है। So your answer should lie between 7.1 to 7.3 centimeters. सही। आई होप कि ये सबको क्लियर हो रहा है, सब आंसर्स भी सही दे रहे हैं। फर्दर देखते हैं इसको हम। आगे हमें कह रहे हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन, चलो बेहतरीन। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये कहता है फिगर 1.2 1.1 shows operators used to obtain the readings for a graph of force against the extension for a spring. ठीक है, स्प्रिंग लगा दिया, इसके अंदर मासेस यहाँ पे नीचे वेट्स के फॉर्म में डाल दिए, स्केल रख दिया, वही एक्सपेरिमेंट है सिमिलर. The masses added to the pan produces a force that stretches the spring. इसमें आप पूछ रहे हैं आपसे स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द मास ऑफ अ बॉडी. इसमें सिंपल मास की डेफिनेशन लिखनी. मास की डेफिनेशन क्या है? इट इज द टोटल कंटेंट ऑफ मैटर. ठीक है, मास इज अ टोटल कंटेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. इसके बाद कह रहे डिस्क्राइब हाउ द स्केल इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग. अच्छा भाई, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? आंसर दे सकते हैं इसका? इतने सारे सिमिलर क्वेश्चंस किए हैं, जरा से इसका बताओ. क्या है, ग्रुप पे लिखते हैं आंसर. सिंपल सा ऐसे मेथड पूछ रहा है. हाउ द स्केल कैन बी यूज टू फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग. एक मार्क का है. एक मार्क के लिए क्या करेंगे? इसमें आप सिंपली लिख दें कि भाई द स्केल कैन बी यूज, द स्केल कैन बी यूज बिफोर एंड आफ्टर putting the masses in the pan. Exactly. The scale can be used before and after putting the masses in the pan. The difference of reading can be the extension. Munisa, आपने लिखा है we will use the scale to subtract the reading with mass with the reading without mass and avoid parallel. Very perfect answer. बिल्कुल सही है. ये दो चीजें हैं इसमें. अगर एक मार्क के आप एक भी लिख दें, दोनों भी लिख दें, ज्यादा बेटर है कि आप पहला वाला लिखें. अगर 2 मार्क्स का तो आप पैरेलल एरर भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो स्केल कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन by putting before and after putting the mass. जो most crisp अगर मैं आंसर दूंगा, scale can be used to find the extension before and after putting the mass in the pan and avoid paradox error. This is your final answer on the safe side. अच्छा भाई, यहाँ पर आता है पार्ट बी, जो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन वाइज tedious लगेगा. फिगर 1.2 shows the force extension graph for two different springs. अब देखो यहाँ different springs है तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी दोनों में, क्योंकि के सेम तब रहता है जब स्प्रिंग सेम है. तो स्प्रिंग ए है, स्प्रिंग बी है. आपको क्या पूछ रहे हैं इसमें? अ स्टूडेंट स्टेट दैट द स्प्रिंग बी इज इजियर टू स्ट्रेच देन स्प्रिंग ए. ठीक है, स्टूडेंट क्लेम कर रहा है कि भाई स्प्रिंग बी जो है वो इजियर टू स्ट्रेच है एज कंपेयर विद द स्प्रिंग ए. यूज वैल्यूज फ्रॉम फिगर 1.2 टू एक्सप्लेन व्हाट द स्टूडेंट मींस. ठीक है, आपको पहले से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप 1.2 फिगर 1.2 की वैल्यूज को लें और बताएं कि क्या स्टूडेंट की जो बात है वो सही है कि नहीं. ठीक है, तो अगर हम ये देखते हैं तो हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. इसको ऑब्जर्व किस तरह से करना पड़ेगा? कोई फोर्स की वैल्यूज लेते हैं और देखते हैं एक्सटेंशन में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. स्प्रिंग बी को कहा है ना इजियर टू स्ट्रेच देन स्प्रिंग ए. सही. तो अगर आप यहाँ देखते हो तो आप कोई भी फोर्स ले लो. लेट्स से कोई भी कॉमन फोर्स ले लेते हैं. लेट्स से यहाँ पर मैंने ले ली फोर्स की वैल्यू ये 4. अच्छा, फोर्स है, सॉरी, फोर्स यहाँ पर. यहाँ पर वाई एक्सेस पे फोर्स ही ध्यान रखिएगा. लेट्स से हमने 20 न्यूटन ले ली, यही 20 न्यूटन यहाँ भी ले ली. तो आप देख रहे हो अगर आपने सेम फोर्स को इस ग्राफ तक ले गए और वैल्यूज आपने ई की देखी, 20 न्यूटन पे ई जो है वो 4 सेंटीमीटर है स्प्रिंग ए के लिए, लेकिन 20 न्यूटन पे ही स्प्रिंग बी के लिए ये वैल्यू तकरीबन 5 सेंटीमीटर है. तो आपको वैल्यू नहीं लिखनी, आपको ये लिख देना है कि अगर आप चाहो तो वैल्यू लिख दो, ज़्यादा बेहतर है. वैल्यू नहीं लिखोगे तो बहुत जेनेरिक आंसर हो जाएगा. तो
तो आप 20 से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, ये आंसर देख लो क्या आ रहा है, 4 आ रहा होगा। इसी को आ रहा है एक्सटेंड करो, नीचे ले आओ 5 सेंटीमीटर या जो भी आसपास का आंसर आ रहा होगा। आप यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए लिख दो कि सिंस एट 20 न्यूटन फोर्स स्प्रिंग ए is giving less extension as compared with spring B, that is 4 centimeter 5 centimeter जो भी है, ठीक है। So therefore it is easier to stretch spring B than spring A, ठीक है। फोर्स आपने दोनों को सेम लगाई है, एक ने कम एक्सटेंशन दी एक ने ज्यादा दी है, ठीक है। मार्क किया आपने, लिख दिया केसेंस एट सेम वैल्यू ऑफ फोर्स दैट इज 20 न्यूटन spring A is giving less value of extension that is 4 centimeter as compared to spring B that is 5 centimeter, which indicates that spring B is easier to stretch than spring A, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने आंसर्स को ना थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है, सवाल के अंदर से इन्वेस्टिगेट करके। तो थोड़ा सा ना फिजिक्स के अंदर आपको ना डिटेक्टिव वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, और क्वेश्चन के अंदर पहले तो ये देखना पड़ेगा डेटा गिवन क्या है, डायरेक्टली डेटा नहीं गिवन होता कभी कभार, तो ये आपको एविडेंसेस से डेटा पकड़ना पड़ता है, फिर ग्राफ्स को एनालाइज करना बहुत ही आना चाहिए आपको बेहतर तरीके से, ठीक है। When a force of 25 न्यूटन is applied, अब आपको कह रहे हैं 25 न्यूटन के हम अगर फोर्स लगाते हैं, so spring B reaches its limit of proportionality but spring A does not. Explain how figure 1.2 shows this. 25 न्यूटन पे कह रहे हैं स्प्रिंग बी जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे रीच कर गई, स्प्रिंग ए ने नहीं किया। 25 न्यूटन देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है भाई आपके पास, ये 25 न्यूटन है। इसके बाद स्प्रिंग बी जो है वो कर्व है, और स्प्रिंग ए के बाद स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग बी ने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच कर ली, स्प्रिंग ए ने नहीं की। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप आंसर में लिखेंगे सिंस एट, लिखना शुरू करें, कोई आंसर लिखे बच्चों में, एफ इक्वल्स टू 20, बिल्कुल सही है मुनीजा, आपने 20 न्यूटन पर 4 सेंटीमीटर, तो और उसी पे स्प्रिंग 5.4 सेंटीमीटर लिखा है, वेरी गुड। अच्छा चलें इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस एट 25 एंड एट फोर्स इक्वल्स टू 25 न्यूटन वी कैन सी फ्रॉम ग्राफ 1.2, we can see on the graph 1.2 the spring A has a straight line graph and spring B is showing a curve, which is indicating that it has reached the limit of proportionality, ठीक है। क्या हो रहा है 25 न्यूटन पे स्प्रिंग ए is having a straight line graph, however spring B is giving a curve which shows that it has reached its limit of proportionality। तो जहाँ पे आपको कह दिया ना कि फाइंड आउट यूजिंग द ग्राफ, तो वहाँ पे कभी भी कैलकुलेशन की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आपकी सही भी हुई तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। द सेम फोर्स इज अप्लाई टू ईच स्प्रिंग, आपको कह रहे हैं कि एक दोनों स्प्रिंग को एक सेम फोर्स हम दे रहे हो, फोर्स की वैल्यू नहीं बताई। यूज फिगर 1.2 टू डिटरमाइन द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग बी दैट इज 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग ए। अच्छा यहाँ पर टोटली आपके ऑब्जर्वेशन है कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो इक्वल वैल्यू की अप्लाई हो रही है दोनों स्प्रिंग्स पे, लेकिन एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रही है स्प्रिंग बी के अंदर 1 सेंटीमीटर ज्यादा एज कम्पेयर टू स्प्रिंग ए। यहाँ हम देख लेते हैं पहले तो कि कौन सी ऐसी फोर्स है, हम पहले फोर्सेस को देखते हैं। 5 जो है वो यहाँ पर है, और इसमें 5 यहाँ पर है, 1 सेंटीमीटर का फर्क नहीं है, ठीक है। अब आप 10 को देखो, 10 जो है स्प्रिंग ए को यहाँ ला रही है, और स्प्रिंग बी को जो है वो यहाँ ला रही है, ये भी 1 सेंटीमीटर का फर्क नहीं है। उसके बाद आप 15 पे आते हैं, 15 पे आप देखें, 15 पे जो है वो स्प्रिंग ए जो है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर का आ रहा है, अगर मैं मार्क करूँ 15 न्यूटन पे, ये 3 सेंटीमीटर है, यही 15 न्यूटन।
अगर मैं आके ले जाता हूँ स्प्रिंग बी तक, तो ये 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बिटवीन कितना डिफरेंस हो गया, 1 सेंटीमीटर का। तो ये वो फोर्स है 15 न्यूटन की, जिसकी वजह से दोनों स्प्रिंग्स के बिटवीन 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन का डिफरेंस रह गया। सही है। तो ये इस तरह से, ये इसमें ऑब्जर्वेशन आपकी जरूरी है। तो ऑब्जर्वेशन भी क्या, आपने सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, जो वैल्यूज गिवन है ना उन्हीं वैल्यूज पे चेक करना, बीच में नहीं देखने लग जाना, 2.5 न्यूटन पे नहीं देखना, या 10.12 13 न्यूटन पे नहीं देखना, जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं पे आगे लाइन ले जाओ, यहाँ ड्रॉ करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 पे ले गया, यहाँ ले आया, इसी को क्या किया, यहाँ ले गया, और ये 5 यहाँ, 5 यहाँ, ये दो वैल्यूज है 5 की। फिर 10 में क्या किया, यहाँ ले गया, नीचे आया, उसको फर्दर आगे ले गया, नीचे आया, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, 15 पे आया तो आपको मिल गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्व करके वैल्यूज को मार्क करना, मार्क जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मार्क नहीं करेंगे ना तो ये ग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे। तो अपने पास पेंसिल रखिएगा पेपर में, हम मार्किंग करके अपने आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे 15 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो खैर आज के लिए हम इतना रखते हैं, आप लोग फिर बाकी प्रैक्टिस करें, और कोई क्वेरीज हो तो मुझे फिर मैसेज कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी डिस्कशन हमारा हो गया, बस एक लास्ट की क्वेश्चन है, ये आप लोग फिर कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल मास की जो है वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू जी दिया हुआ है, डब्ल्यू गिवन डिवाइड कर लोगे, और एक लोड एक्सटेंशन ग्राफ बनाना है आपको 0 से 45 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यूज लेके इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे फिर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आई होप कि अब आप लोग की क्वेरीज क्लियर हो गई है। हम फिर थर्सडे को रेडी रहें, फिर टेक।